हेलो दोस्तों, खुश आमदीद, स्वागत, वेलकम है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकारी मोड में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं 10th के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, जो आपको एग्ज़ाम में आना ही आना है। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और इसमें आपको कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता देंगे जहाँ से आप आराम से करके आ सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए आपके सामने केमिस्ट्री का पहला सवाल है। केमिस्ट्री से शुरू करते हैं, फिर फिजिक्स, फिर बायो। तो ये पहला सवाल कह रहा है कि भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। भोजन का पचना, सांस का लेना, खाने का बदबूदार होना, ये सब ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि NaCl AgNO3 ये बना रहा है आपका AgCl NaNO3 कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पे तीर दिख रहा है ना आपको, नीचे की तरफ तीर का मतलब ठोस और छेप कुछ निकल रहा है। तो ये अभिक्रिया जो होगा आपका अवक्षेपण अभिक्रिया होगा, अवक्षेपण अभिक्रिया। जब ऊपर की तरफ तीर होता है तो इसका मतलब होता है गैस निकल रहा है कोई। ठीक है, अगर ये तीर नहीं देता तो ये आपका जो कि Cl इसके साथ मिल रहा है, NaNO3 के साथ मिल रहा है, तो ये आपका उभय विस्थापन अभिक्रिया भी हो जाता। चलिए 3 नंबर कह रहा है कि परबल भस्म बताइए। परबल भस्म होता है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर परबल अम्ल पूछ देता तो आप कहते HCl H2SO4, ये सब परबल अम्ल में आ जाता। चलिए 4 नंबर कह रहा है। दोस्तों सवाल का मतलब ये नहीं होता कि आपने एक जैसे 4 नंबर ये देखा और इसको बना के मतलब एक ही सवाल रट गए। इस सवाल के आसपास जो भी सवाल है वो आपको आने चाहिए। ठीक है ना, ये मेरा मेन मकसद होता है। ठीक है, चलिए 4 नंबर, जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं। तो जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं क्षार। और ये आपको किसने कहा था, तो ये अर्हेनियस ने ये परिभाषा दिया था। 5 नंबर है, कह रहा है कि बॉक्साइट अयस्क किसका है। तो किसका अयस्क है बॉक्साइट, तो ये एल्युमिनियम का है। एल्युमिनियम का जो अयस्क है बॉक्साइट है। पारा का जो है वो सिनेबार है। इस तरह से आपको याद रहना चाहिए। ठीक है ना, जिंक का क्या है, जिंक ब्लेंड है। ये सारी याद रहने चाहिए। 6 नंबर, विद्युत का सर्वोत्तम चालक, तो बिल्कुल चांदी होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 नंबर कह रहा है कि C5H12 कितने श्रृंखला समायु होंगे। तो ये श्रृंखला समायु जो बनेंगे C5H12 के, ये 3 बनेंगे। एक तो 4 कार्बन जुड़ जाएंगे, ठीक है ना, 4 कार्बन, एक हो जाएगा आपका 3 कार्बन और इसमें एक जुड़ जाएगा नीचे, एक हो जाएगा आपका चारों तरफ ऐसे कार्बन। ठीक है ना, ये ऐसे हो जाएगा। तो ये आपका 3 श्रृंखला समायु होंगे। 8 नंबर कह रहा है कि यूरिया का सूत्र, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से 3 सवाल बनेगा। यूरिया का सूत्र, तो यूरिया का सूत्र होगा आपका NH2CO NH2। यूरिया किसने बनाया, तो ये बनाया था वोहलर ने। ठीक है ना, ओहलर ने यूरिया बनाया। किस चीज़ से बनाया यूरिया, तो ये बनाया था आपका अमोनियम साइनाइड से। और दूसरी बात कि बर्जीलियस जो था उसने कह दिया था कि जीवन शक्ति का सिद्धांत भी दिया था और कहा था कि कोई भी कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में नहीं बन सकता। ठीक है ना, जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था, बर्जीलियस ने, और वोहलर ने उसको गलत साबित किया यूरिया बनाकर कार्बनिक यौगिक। 9 नंबर है, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम बताइए। ये मैं आपको जिस वीडियो में भी मैंने कराया है साइंस, उसमें ज़रूर बताया है कि साधारण नाम और IUPAC नाम तो करके जाइएगा, 2 सवाल रहेगा। तो फॉर्मिक अम्ल होता है मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल मेथेनोइक अम्ल होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहला जो होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 10 नंबर कह रहा है कि अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया। बहुत आसान सवाल है। अष्टक नियम दिया था किसने, तो न्यूलैंड ने दिया था। न्यूलैंड का अष्टक नियम है, डोब्रेनर का तिर्यक नियम है और मेंडलीव की आवर्त सारणी है। ठीक है ना, ये याद रहे, डाल्टन है परमाणु खोजा था ये तो। ठीक है, 11 नंबर है, 11 कह रहा है आपसे कि मैग्नीशियम Mg आवर्त सारणी के किस वर्ग में है। तो किस वर्ग में है मैग्नीशियम, ये आपको बताना है। इस तरह से ये आवर्त सारणी है। ठीक है ना, तो मैग्नीशियम यहाँ पे आता है और जो इस तरह से लाइन है ये आपकी कहलाती है आवर्त, और जो इस तरह से लाइन है ये आपकी कहलाती है वर्ग। ये याद होना चाहिए। टोटल आपके 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं। तो मैग्नीशियम जो है वो ऐसे वाले लाइन में दूसरे नंबर पे है, यानी वर्ग आवर्त 2 में है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों। अगर आप ये करके आ रहे हैं, मतलब कर जा रहे हैं, आपको सारे सवाल आ रहे हैं इसमें, मतलब आप एग्जाम में आसानी से करके आइएगा। ठीक है,
चलिए 12 नंबर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये तो कल पिछले वाली वीडियो में मैंने कराया है, ठीक है ना। गैर परंपरागत स्रोत यानी जो जीवाश्म ईंधन के अलावा सारे समझ लीजिए, तो कोयला जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन, पवन ऊर्जा जो है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो ये आपका ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हो जाएंगे। चलिए 13 नंबर देखिए, कह रहे हैं कि ऊर्जा का निरंतर स्रोत है, तो निरंतर स्रोत क्या है, कौन सी चीज़ जो हमें हमेशा ऊर्जा देती रहती है, तो सूरज है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 14 नंबर है पीतल किसका मिश्र धातु है, तो पीतल आपका कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है, जिसमें 80% कॉपर और 20% जिंक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स में देखिए, कह रहा है फिजिक्स का आपका पहला सवाल, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, तो कैसा होगा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, तो ये सीधा होगा हमेशा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आभासी प्रतिबिंब जब बनता है तो ये हमेशा सीधा ही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2 नंबर कह रहा है कि गाड़ी के साइड मिरर में लगा रहता है, साइड मिरर में और उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है, यही तो इस्तेमाल है इसका उत्तल दर्पण का, ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है तो इसका उपयोग डॉक्टर, दांत वाले डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी के हेडलाइट में इसका इस्तेमाल होता है, सर्च लाइट में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। हजामती दर्पण के रूप में भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, ये भी याद रहना चाहिए आपको। 3 नंबर कह रहे हैं कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, तो ये हवा में होती है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 4 नंबर है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, तो मीटर इनवर्स होता है, डायोप्टर प्रचलित मात्रक होता है। 5 नंबर सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका है, तो ये आपका लाल रंग का होता है, ठीक है। 6 नंबर है मानव नेत्र एक डैश डैश अंग है, यंत्र है, कौन सा यंत्र है, तो प्रकाशीय यंत्र है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 7 नंबर है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो 7 नंबर का आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, विद्युत परिपथ की शक्ति। देखिए विद्युत परिपथ की शक्ति P बराबर होता है VI, ठीक है ना, और यहाँ से VI भी होता है, उसके बाद I² भी होता है और V² भी होता है, ये तीनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर हीटर में तार की कुंडली का तत्व, तो ये नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है ना, जिसमें आपको नाइक्रोम ऐसे लिखते हैं ना, नाइक्रोम, तो ये निकेल, क्रोमियम, मैंगनीज का बना होता है। टंगस्टन जो होता है वो बल्ब का फिलामेंट होता है, ठीक है। चलिए 9 नंबर देखिए, कह रहे हैं कि 220 वोल्ट पर बल्ब में 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर बल्ब की शक्ति निकालिए, तो क्या होगा P बराबर VI, तो V आपको 220, I 5/11 कैंसिल होगा, ये जाएगा आपका 20 बार में 20 5 100 और शक्ति का मात्रक वाट, तो 100 वाट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 10 नंबर घरेलू उपयोग में विद्युत की आपूर्ति होती है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 11 नंबर ए मीटर जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम यानी सीरीज में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर जो होता है वो आपको जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। 12 नंबर विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली व्यक्ति, तो विद्युत धारा जनित्र से उत्पन्न होता है और मोटर जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत ऊर्जा को, ठीक है, ये याद रहना चाहिए आपको। 13 नंबर पवन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हवा की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 14 नंबर यूरेनियम का नाभिकीय डैश डैश कर ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन किया जाता है, तोड़ा जाता है नाभिक को छोटे नाभिकों में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए बायो का देखते हैं, ठीक है। देखिए बायो का आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बायो में, बायो का देख लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। आपके सामने पहला सवाल बायो का, जठर रस कहाँ से निकलता है, तो ये आपका आमाशय से निकलता है, ठीक है ना, स्टोमिक से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2 नंबर कह रहा है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, बताइए, ऑप्शन नहीं है इसमें, इसलिए तो ऑप्शन नहीं है कि आप थोड़ा सोचेंगे, तो भोजन का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में,
ठीक है ना, वहाँ पूरा पाचन हो जाता है और शुरुआत मुख गुहा से ही हो जाता है, मुंह से खाना पचना शुरू हो जाता है। 3 नंबर कह रहे हैं कि वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत 0.03, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। 4 नंबर कह रहा है कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। तो खाद्य पदार्थ का क्या होता है श्वसन प्रक्रिया में, जब ये खाना हमारा C6H12O6 के फॉर्म में हो जाता है तो जब सांस लेते हैं ऑक्सीजन तो ये जाकर इसका विघटन करता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ये डी की जगह सी है, सी हो जाएगा, विघटन होता है। ठीक है। 5 नंबर कह रहा है कि मछलियों में श्वसन डैश डैश द्वारा होता है। तो श्वसन प्रक्रिया जो होती है बड़े जीवों में 3 तरह से होती है। एक तो ट्रैकिया हो जाता है, ठीक है, जिसमें कीटो द्वारा होता है, कीटो में ट्रैकिया द्वारा श्वसन होता है। ठीक है ना, जैसे टिड्डा हो गया, मच्छर हो गया, ये सब में तिलचट्टा हो गया, इसमें ट्रैकिया द्वारा होता है। उसके बाद आता है गिल्स। तो गिल्स में मछलियाँ हो गई, जो सीप होते हैं वो हो गई, झींगा मछली हो गई, सब में गिल्स द्वारा होता है। तो मछली में कौन सा हो गया, गिल्स हो जाएगा आपका। और तीसरा आता है जिसमें हम लोग आते हैं नाक, फेफड़ा, ठीक है ना, ट्रैकिया, ये सब होता है बड़े जानवरों में। ठीक है। 6 नंबर कह रहा है कि रक्तचाप मापने का यंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है। तो ये मापा जाता है आपका ऑप्शन सी होगा, स्फिग्मोमैनोमीटर से। ठीक है ना, ये दोस्तों मैंने पढ़ाया है बहुत बच्चों को, ये सब चीज़ें तो उनको पता है। ठीक है, आप भी पढ़े होंगे तो रिवाइज कर लीजिए एक बार, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। 7 नंबर देखिए, हृदय में वेशमों की संख्या यानी कक्ष खंडों की संख्या कितनी है। तो 4 होता है, ऐसे होता है ना। तो ये इस तरफ आपका दायां अलिंद हो गया ऊपर, दायां निलय हो गया नीचे, इधर बायां अलिंद हो गया ऊपर, बायां निलय हो गया नीचे। तो 4 कक्ष बने होते हैं हृदय में। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर कह रहा है कि डैश डैश को कृत्रिम वृक्क कहते हैं। कृत्रिम वृक्क यानी आर्टिफिशियल किडनी किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं हीमोडायलिसिस को। आदमी का जब किडनी खराब हो जाता है तो डायलिसिस कराने जाते हैं ना, तो वही हीमोडायलिसिस होता है, कृत्रिम वृक्क कहते हैं उसे। 9 नंबर कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। इसमें पादप उत्सर्जी पदार्थ बताना है आपको, कौन नहीं है। तो गोंद ये भी है, रेजिन ये भी है, टेनिन ये भी है। तो डी ऑप्शन है कोई नहीं, तो यहाँ पे होना चाहिए था सभी। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। 10 नंबर कह रहा है कि पौधों में नियंत्रण होता है किसके द्वारा। तो पौधों में जो नियंत्रण होता है वो केवल रासायनिक नियंत्रण होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सिर्फ हार्मोन द्वारा इनका नियंत्रण होता है पौधों में। जबकि मनुष्यों में जो होता है रासायनिक और तंत्रिकीय दोनों होता है। ठीक है ना, हमारे अंदर तंत्रिका तंत्र भी होता है और हार्मोन भी स्रावित होते हैं। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको तो याद रख लीजिएगा। ठीक है। 11 नंबर देखिए, एंड्रोजन हार्मोन है। एंड्रोजन जो है वो एंड्रोजन नर लिंग हार्मोन है। ठीक है ना, और एस्ट्रोजन मादा लिंग हार्मोन है। एस्ट्रोजन ये भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है ना, घुमा फिरा के वही सवाल पूछेगा आपको। ठीक है, एंड्रोजन नर लिंग हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। ठीक है। चलिए, 12 नंबर कह रहा है कि एब्सिसिक एसिड कैसा रसायन है। एब्सिसिक एसिड जो है वो पौधों में स्रावित होने वाला एक ये हार्मोन है। ठीक है ना, ये होता है वृद्धि रोधक हार्मोन है, जो पौधों की पत्तियों को जला देता है, गला देता है। छिड़काव वगैरह में जो पौधों पे छिड़काव करते हैं उसमें इसका इस्तेमाल भी होता है। 13 नंबर, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं। तो पुंकेसर का अग्रभाग जो होता है वो परागकोश होता है। ठीक है ना, इसी परागकोश पे परागकण रहते हैं, जो क्या होते हैं, जो असल में नर लिंग, जो परागकोश होते हैं, परागकोश पे परागकण जो होते हैं ना, वही पुष्प में यानी फूल में वही नर भाग होते हैं। ठीक है, और वो परागकोश से उड़कर वर्तिकाग्र पे जाते हैं और वहाँ से वर्तिका से वर्तिकाग्र से होते हुए नीचे अंडाशय तक जाते हैं। ठीक है। 14 नंबर कह रहा है कि मासिक चक्र में अंडाणु किस दिन बाहर निकलता है। ये आपको बताना है, मासिक चक्र में अंडाणु किस दिन बाहर निकलता है। तो 14वें दिन। ठीक है ना, 14वें दिन परिपक्व अंडाणु बाहर निकलता है और उसके 14वें दिन ये स्राव शुरू होता है, जो 28वें दिन, मतलब टोटल 28 दिन पे पूरा होता है। लेकिन यहाँ पे मासिक चक्र में अंडाणु निकलने की बात है तो आप 14वें दिन टिक करके आएंगे। चलिए, 15 नंबर है, आनुवांशिकी का पिता।
अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं 15 नंबर। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, आप बताइए। तो जी बिल्कुल ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहते हैं, जिन्होंने मटर के पौधे पे प्रयोग किया था। 16 नंबर कह रहा है कि जीवाश्म की आयु ज्ञात करने का वैज्ञानिक तरीका। तो आपको पता ही है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण को वैज्ञानिक तरीका है जीवाश्म की आयु जानने का, ठीक है ना, जिसे रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत। तो ये तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूरज ही होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। पारितंत्र इकोसिस्टम में ऊर्जा कहाँ से मिलता है सारी चीज़ों को, तो सूरज से ही मिलता है, ठीक है ना। सूरज से पेड़ पौधों को, पेड़ पौधों से उनको खाने वाले जानवरों को, और फिर उनके खाने वाले जानवरों को उनके खाने वाले जानवरों से, ऐसे मिलता रहता है। तो सूरज मुख्य स्रोत है। चलिए 18 कह रहे हैं कि मृत जीवों के शरीर को तोड़ने का काम करते हैं, कौन करता है, अपमार्जक, जिसे अपघटनकर्ता या अपमार्जक कहते हैं, जिसमें जीवाणु कवक वगैरह आते हैं। और उत्पादक हरे पेड़ पौधे, उपभोक्ता उत्पादक को खाने वाले जीवों को कहते हैं, ठीक है। 21 कह रहा है कि वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है। बहुत आसान सवाल। वृद्धि हार्मोन जो निकलता है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है, जो हमारे माथे में सामने कपाल में बीचों बीच रहता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, और ये सबसे छोटी ग्रंथि भी होती है हमारे शरीर की, याद रहना चाहिए। चलिए देखिए, एक सवाल से आपने 4 सवाल सीखा, ठीक है ना। देखिए 2 सवाल और देख लीजिए ऑब्जेक्टिव का, कि 19 नंबर, जब 2 न्यूरॉन आपस में मिलते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं। न्यूरॉन कहते हैं तंत्रिका कोशिका को, जो ये स्टार वाले होते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पे 2 न्यूरॉन आपस में मिलते हैं, यानी एक यहाँ पे ख़त्म हुआ और यहाँ पे जब दूसरा का आएगा मिलेगा यहाँ पे, तो इस जगह को कहा जाता है सिनैप्स, ठीक है ना। सिनैप्स आपको याद रहना चाहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 नंबर कह रहा है कि अमीबा भोजन ग्रहण करता है। तो अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है, कूटपाद द्वारा भोजन ग्रहण करता है। सीलिया द्वारा पैरामीशियम करता है, ये याद रहना चाहिए आपको। और अमीबा में जो क्या बोलते हैं, जनन जो होता है किससे होता है, तो द्विखंडन द्वारा जनन होता है, ठीक है ना। द्विखंडन द्वारा इसमें जनन होता है। विखंडन और बहुखंडन भी होता है। बहुखंडन जब होता है तो उसमें पीट का निर्माण होता है, सिस्ट का निर्माण होता है, सिस्ट, ठीक है ना। मतलब एक अमीबा मर जाता है और बहुत सारे अमीबा पैदा होते हैं बहुखंडन में, और द्विखंडन में एक अमीबा कट के 2 अमीबा में बढ़ जाता है। चलिए, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव थे। कुछ सब्जेक्टिव सवाल इसमें से देख लीजिए कि किस तरह का सवाल है, ठीक है। जल्दी सब्जेक्टिव आपको दिखाते चल रहे हैं। देखिए, पोषण क्या है, इसके प्रकार बताने हैं। श्वसन अंग का नामांकित चित्र बताना है। रक्त परिवहन तंत्र, देखिए रक्त में आपको याद होना चाहिए कि प्लाज्मा जो होता है, तरल पदार्थ, वो 55% होता है, और ठोस पदार्थ जो RBC WBC होते हैं वो 45% होते हैं। ये याद रख लीजिएगा दोस्तों, एकदम इम्पोर्टेंट, ठीक है। वैसे ही रक्त परिवहन, वृक्क नलिका यानी नेफ्रॉन, ठीक है ना, ये बोमेन संपुट वाला, ये याद रहना चाहिए। लैंगिक जनन संचारित रोगों पे टिप्पणी लिखनी है आपको। मेंडल का मटर का प्रयोग, जीवों की संख्या का पिरामिड, ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए, जय निम्नीकरणीय अनिम्नीकरणीय, निम्नीकरणीय यानी जो सड़ जाएं, अनिम्नीकरणीय जो नहीं सड़ें। सिंपल सा एकदम याद करने का तरीका बता दिया मैंने। जय घटक जो जिनमें जान होती है, ठीक है। अजैव घटक जिनमें जान नहीं होती है, ठीक है। तापमान हो गया, मिट्टी, धूल, ये सब। अनुवांशिकी गुण बताना है, विभिन्नता, जनसंख्या नियंत्रण पे बताना है, उत्तक संवर्धन, ये सब देख रहे हैं ना, बहुत आसान। घेघा रोग क्यों होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, ठीक है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, थायराइड ग्रंथि से निकलता है ये, ठीक है ना। धमनी सिरा में अंतर, बहुत आसान दोस्तों, बहुत आसान होने में। जाइलम फ्लोएम में अंतर, ठीक है। ऐसे ही देखिए केमिस्ट्री में कुछ सवाल, संतुलित समीकरण हो गया, प्रबल अम्ल, सांद्र अम्ल, संघनित सूत्र लिखना है। ये देखिए, ये 2-हेक्सीन एथाइन, इनका संघनित सूत्र लिख देना है आपको। जीवन शक्ति का सिद्धांत, पुनर्चालन के लाभ, 3R जो फार्मूला होता है आपको याद है ना, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, 3R का फार्मूला होता है, ठीक है ना, केमिस्ट्री में है ये।
ये हो जाएगा चिपको आंदोलन हो गया, अग्निशामक यंत्र में अभिक्रिया, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताना है, धातु अधातु में अंतर, पारा का निष्कर्षण बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। पारा और एल्युमिनियम का निष्कर्षण तो आप करके जाइए, ये आना ही आना है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी के ब्लॉक के बारे में लिखें। आधुनिक आवर्त सारणी में ब्लॉक कितने हो गए हैं, तो 4 ब्लॉक हैं, SPDF आपको पता ही है, ठीक है ना। सौर ऊर्जा का क्या लाभ है, पवन ऊर्जा के लाभ हानि, ऐसे ये देखिए फिजिक्स का, ये F = R/2, ये एकदम एक R अगर आया तो उसको बना के आ जाना है, 100% 5 नंबर हो जाना है, ठीक है ना। प्रकाश परावर्तन के नियम, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर, ठीक है ना। ये देखिए तार का प्रतिरोध 1 ओम है, इस कथन का क्या तात्पर्य है, तो प्रतिरोध 1 ओम है मतलब R = V/I होता है, तो यानी उस परिपथ से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और 2 बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट विभवांतर है, यही इसका तात्पर्य है, 1R बराबर, ठीक है ना। याद रहना चाहिए ये चीज़। विद्युत चुंबक, अस्थायी चुंबक, जीवाश्म ईंधन, ठीक है। जल शक्ति संयंत्र हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है, ठीक है। विद्युत मोटर, अतिभारण, लघुपतन, अतिभारण यानी ओवरलोडिंग, लघुपतन यानी शॉर्ट सर्किटिंग, याद होना चाहिए आपको। इनसे बचने के लिए फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। समतुल्य प्रतिरोध निकालना है आपको समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध निकालने का जो सूत्र है वो बनाना है आपको। क्या होता है, 1/Rp बराबर 1/R1 + 1/R2, ये वाला, ठीक है। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये करके जाना है आपको, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे हर सब्जेक्ट का, और हर सब्जेक्ट का आंसर की भी आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है ना, एग्ज़ाम के बाद। तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।